Good morning, student. Today we will start our chapter, The Story of Village Palampur. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, मैं आपसे फर्स्ट एक जो मेन थिंग्स है वो डिस्कस करना चाहूँगी, वो है आपके पीरियोडिक टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें आपको सिलेबस भी मेंशन कर दिया गया है, आपका जो है वो आपके पास वीडियो भी हैं, क्वेश्चन आंसर भी हैं, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं, आपके पास बुक एक्सरसाइज के भी हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको जो है वो आपकी रिवीजन अच्छे से करनी है। अगर आपको कुछ डाउट है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन भी सेंड करते हैं और क्या नाम है 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी उन्होंने मेरे पास सेंड किए हैं। तो बच्चे आप एफर्ट अच्छे से करेंगे ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए भाई, आपको ये बता रही हूँ कि आप सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करके ही आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इसके लिए बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो चैप्टर की रीडिंग अच्छे से लेनी होगी। ठीक है, आप चैप्टर की रीडिंग अच्छे से लोगे, देन उसके बाद आपका क्या करोगे, पहले आप वीडियो देखोगे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो डाली हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग से अप्रैल में आपकी डाली गई थी, जब से आपका मतलब क्लासेस शुरू हुई थी। ठीक है, वो आप वीडियो देखोगे, देन उसके बाद आप बुक की रीडिंग लोगे। मैं आपको बार बार हर वीडियो में आपको ये रिमाइंड करवाती हूँ। फिर आप जो है बुक की रीडिंग लोगे और बुक की रीडिंग में से 1 मार्क्स से क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे। देन उसको आप मेरे पास सेंड कर सकते हो, मैं आपके चेक कर दूँगी। देन उसके बाद बच्चे क्या है आपका कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आप सीधे ही पीडीएफ नोट कर लेते हैं। देखिए बच्चे, आप 9th में हो, नई जो हैं ये नए एस्पेक्ट हैं आपके सामने, नए पॉइंट हैं आपके सामने। जब तक आप इनको बुक में रीडिंग नहीं लोगे या आप अच्छे से इनको कवर नहीं करोगे तो क्या है कि आपके ये चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएगा। और आप सीधा ही पीडीएफ नोट करोगे तो आपका पॉसिबल नहीं है कि आप इतना जो है वो ईजिली कवर कर पाएंगे। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल, कई बच्चों ने पूछा कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लर्न करने हैं, तो बच्चे ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर लर्न करके आप जो है अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। ठीक है, तो बच्चे आपका जो है मैंने बताया, आपका जैसे इको का है आपका फर्स्ट चैप्टर, जियो का है आपका फर्स्ट चैप्टर और सिविक्स का आपका सेकंड चैप्टर है। ये आपका जो है वो सिलेबस है। ठीक है, देन उसके बाद जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो डाली है वो आप अच्छे से देखोगे, और अब जो वीडियो मैं आपको डाल रही हूँ कंटिन्यूटी में, ये आपके रिवीजन की है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है मैंने आपको, जैसे हमारा प्रीवियस वीडियो में था उसमें आपका जो था चैप्टर था द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, ये हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा बच्चे मैं आपको, जैसे मैंने कई बच्चों के पास बुक नहीं थी, तो क्या है कि जैसे कि हम क्लास में जो है वो कम्युनिकेट करके जो है वो चैप्टर रीड करवाते थे, इस तरह से मैं आपकी रिवीजन में चैप्टर के 1 पॉइंट को जो है बिल्कुल डीपली ही एक्सप्लेन करूँगी। तो इससे आपको क्या हो जाएगा कि 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है बनाने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और क्या है कि आप ईजिली जो है वो चैप्टर को समझ पाएंगे जैसे कि आपके क्लास में आप समझते थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको जो है ये चैप्टर जो है वो रीडिंग का स्टार्ट करवाया था। इससे मैं अब जो है इसमें आपको कैसे आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकोगे। और बच्चे आपका जो पीडीएफ है अब की बार जो आएगा, मतलब उसमें मैं आपके रिवीजन में जो है रिवीजन ही टेस्ट लूँगी आपके। ठीक है, और रिवीजन टेस्ट में ही आप जो है उनको मार्क करोगे या फिल करोगे। ठीक है, ऑप्शन मैंने दिए नहीं हैं, लेकिन आपके जो पेपर उसमें ऑप्शन आएंगे। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आप इसमें मत रहिए कि आप सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर का रट्टा लगाएंगे और आपका पेपर अच्छे से आपको अटैम्प्ट कर पाएंगे। नहीं बच्चे, सबसे पहले आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, और कई बच्चे कहते हैं, मतलब कई पेरेंट्स ने भी मेरे को बोला कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे देखिए, आप वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तो आपको चैप्टर क्लियर नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो देखेंगे, देन उसके बाद आप चैप्टर की रीडिंग लेंगे, देन उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करोगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे, मैं उनको काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ जिन बच्चों ने मेरे पास बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन सेंड किए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो वर्कआउट किया है। तो बच्चे आप सभी कर सकते हैं। तो बच्चे, आप पेरेंट्स को परेशान ना करके, आप 9th क्लास में हैं, आप खुद अपना जो है वो करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो बच्चे हम रिवीजन में जो है ये चैप्टर हम कंटिन्यूटी में लेते हैं। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, इस चैप्टर में मैंने आपको रीडिंग करवाई थी। फार्मिंग इज़, जैसे मैं आपको मेन बता देती हूँ कि द पर्पज़ ऑफ द स्टोरीज़, मतलब जो मेन था, मैं ये आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो अब आप देखेंगे कि फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की। दूसरे में उसके अलावा, जो फार्मिंग के अलावा जो दूसरी एक्टिविटी है आपकी, ये मैं थोड़ा सा आपको बता चुकी हूँ पूरा डिटेल में। तो मैं एक बार रिमाइंड करवाने के लिए आपको एक बार से फिर से आपको ये बता देती हूँ। ठीक है,
तो फार्मिंग इट्स मीन एग्रीकल्चर। और इसके अलावा फिर मैं आपको जो पीडीएफ जो आपके अब जाएगा उसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैं सेंड करूँगी, वो आपका टेस्ट होगा, रिवीजन टेस्ट होगा। जैसे बच्चे हम क्लास में टेस्ट लेते थे ना, उसी तरह से आपका ये टेस्ट होगा। तो इसको टेस्ट की तरह आपको करना है, ठीक है। देन उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट पीडीएफ में उसके आंसर सेंड करूँगी। तो जो हम चैप्टर को कंटिन्यूटी में बताते हुए मैं आपको बताती हूँ कि फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की। और दूसरी एक्टिविटी जैसे कि आपकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि छोटे लेवल पर जो है चीज़ों को बनाना, ठीक है, जैसे कि बास्केट मेकिंग हो गया, कैंडल मेकिंग हो गया। देन उसके बाद डेयरी, जैसे कि एनिमल्स को रखना और उनके मिल्क को मार्केट में सेल करना। ट्रांसपोर्ट, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर होता है तो उसको मार्केट तक सप्लाई लेके जाना। ये सभी एक्टिविटी जो है ना आपकी पालमपुर में होती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, मैन मेड आइटम थे, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा, ये मैंने आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में। तो आप देखोगे तो बहुत ही आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगे। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, हम पालमपुर की स्टोरी के थ्रू हम रीड करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है इस विलेज की कंडीशन है, किस तरह से यहाँ पर जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ था, ठीक है। देन बच्चे उसके बाद है आपका पालमपुर। पालमपुर एक वेल कनेक्टेड जो है आपका पालमपुर जो है वो आपका रायगंज से और शाहपुर से जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका बुलोक कार्ट से, ठीक है, तांगास बगीज जो है इनसे जो है वो मेन होता है। देन उसके अलावा आपका क्या है कि दूसरे जो व्हीकल्स हैं जैसे कि आपका मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल डीपली बता चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार रिमाइंड करवाने के लिए आपको ये बता रही हूँ। देन उसके बाद जो है ना इस विलेज में जो है 450 फैमिली जो हैं वो डिफरेंट कास्ट की हैं जो बिलोंग करती हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है कि 80 अपर कास्ट फैमिली हैं। ये मैंने आपको चार्ट भी भेजा था, ठीक है। उस चार्ट में भी आप जो है वो इसको देख सकते हो डीपली, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सेंड किया था, ठीक है। 80 जो है वो आपकी देखिए कुल जो टोटल फैमिली है वो आपकी हैं 450 फैमिलीज़, ठीक है। देन उसके बाद है आपकी 80 जो है वो अपर फैमिलीज़ हैं। वन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, यानी कि जिसमें कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा ग्रुप में है, ठीक है। एक होता है बच्चे मेजॉरिटी, एक होता है माइनॉरिटी। मेजॉरिटी जो ज़्यादा ग्रुप में हो, ठीक है। तो 80 जो है वो अपर कास्ट फैमिली हैं जिनकी कास्ट जो है वो हाइयर है और उनके जो हाउस हैं वो काफ़ी बड़े हैं और जो है ना वो ब्रिक यानी कि ईंट से और सीमेंट से जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। द एसीज यानी कि आपको पता है जो लोअर कास्ट है, ठीक है, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि अगर आप ये जो एसीज हैं जो छोटी कास्ट के हैं, जो लोअर कास्ट के जो पीपल हैं वो आपके 1/3 हैं पॉपुलेशन के, ठीक है। और जो विलेज के सेंटर में ना रह के जो है विलेज के कॉर्नर पे रहते हैं, यानी कि इन्हें जो है विलेज में सही से ट्रीट नहीं किया जाता, उन्हें लोअर माना जाता है क्योंकि उनके पास जो है सोर्स ऑफ मनी बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। एंड इन मच स्मॉलर हाउस, जो कि बहुत ही छोटे हाउस में वो रहते हैं। सम ऑफ विच आर मड ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि जो कि मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं, ठीक है, उनके मकान जो हैं लो एससीज के। देन बच्चे देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आप देखोगे कि आप सीधा ही बना सकते हो कि या तो आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में या फिर आप सीधा ही पॉइंट निकाल सकते हो कि भाई इन द विलेज पालमपुर 400 फैमिलीज बिलोंगिंग सेवरल डिफरेंट कास्ट, ठीक है। देन उसके बाद आप कर सकते हो कि हाउ मैनी अपर कास्ट फैमिली इन द विलेज पालमपुर, तो आप आंसर दोगे 80 अपर कास्ट, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है एससीज का। आप इसमें लिखोगे कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन द विलेज पालमपुर। तो बच्चे आप इस तरह से जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देन बच्चे उसके बाद आपका आता है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी कि आपने देखा था कि मोस्ट ऑफ द हाउस यानी कि बहुत सारे घरों में जो है वो
आपकी इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, यानी कि बिजली का कनेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। आप देखोगे बच्चे कि आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, तो आपके अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपके कितने सारे वर्क जो हैं वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे यही है कि अगर आप विलेज पालमपुर में देखोगे तो उसमें जो मेन आपका जो इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है वो है आपका ट्यूबवेल, ठीक है। ट्यूबवेल से क्या हुआ है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी आने से ट्यूबवेल जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं, और जो है फर्स्ट जो था वो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था, देन उसके बाद जो है वो प्राइवेट लेवल पे जो है लोगों ने अपने फील्ड में एस्टेब्लिश कर लिए थे। तो क्या है कि बहुत सारे जो मतलब ट्यूबवेल से इरिगेशन में बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और जो छोटे मोटे वर्क होते हैं जैसे कि आपकी शुगर क्रशिंग मशीन, आपने गन्ने का जूस तो पिया ही होगा बच्चे, तो उसको बोला जाता है शुगर क्रशिंग मशीन, यानी कि गन्ने का जूस निकालने की मशीन। तो ये भी देखोगे कि आपने भी देखा होगा कि वो जो है कई बार तो जनरेटर से या कई बार इलेक्ट्रिसिटी की उससे भी चलती है, ठीक है। तो बच्चे क्या है कि छोटे छोटे जो लेवल के जो बिजनेस हैं आपके पालमपुर में वो आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही पॉसिबल हो पाए हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पालमपुर में जो है 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो आपका क्या है कि गवर्नमेंट्स ने ओपन किया है, और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपकी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, यानी कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने नहीं इसको ओपन किया है, एक डिस्पेंसरी है वेयर द सिक वर ट्रीटेड, यानी कि जहाँ पर बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो बच्चे आप ये देखोगे कि ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में इतना बता चुकी हूँ, ठीक है। पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज, यानी कि ये सभी जो फैसिलिटीज़ हैं वो पालमपुर में अवेलेबल हैं। जैसे रोड की फैसिलिटी होगी, ट्रांसपोर्ट की हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जैसे ट्यूबवेल का मैंने बताया था, स्कूल का था, ठीक है, हेल्थ सेंटर भी जो है, ये सभी फैसिलिटीज़ आपको अपने नियर बाई जो आपके नज़दीक में जो विलेज पड़ते हैं उनमें भी मिलती है। तो ये बच्चे आपका मैंने यहाँ तक करवा दिया था, अब मैं आपको डीपली और बताते हैं। द स्टोरी ऑफ द पालमपुर इन इमेजिनरी विलेज, ठीक है, ये एक इमेजिनरी विलेज है। विल टॉक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, यानी कि इस विलेज में किस किस तरह से प्रोडक्शन जो है वो होता है, ठीक है, कौन कौन सी प्रोडक्शन में एक्टिविटी होती है, इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। आपको पता है कि इंडिया जो है वो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारी इकोनॉमी जो है वो कंट्री की वो डिपेंड करती है फार्मिंग मीन्स एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्या है कि यहाँ पर जो है अगर देखा जाए इस विलेज में भी जो है वो फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी कि कुछ जो है जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास फार्मिंग का वर्क नहीं है, तो बच्चे वो दूसरा वर्क आउट करते हैं। जैसे कि आपका है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी छोटी चीज़ें बनाना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का वर्क करना, शॉप कीपिंग, छोटी छोटी दुकानें जैसे कि आपने गाँव में भी देखी होंगी, उस तरह की लोगों ने ओपन की हुई हैं। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, मतलब इन एक्टिविटी को हम 1 बाय 1 इस चैप्टर में रीड करेंगे। आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के कुछ पॉइंट को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो देन बच्चे उसके बाद हम जो है वो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर आपने, जैसे कि मैंने आपको बहुत ही डीपली मैं इस पॉइंट को बता चुकी हूँ हर वीडियो में, कि अगर आप कोई भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हो या एग्रीकल्चर में आप जो है वो प्रोडक्शन होता है, तो बच्चे आपका क्या है कि आप किस तरह से जो है वो कौन कौन से फैक्टर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज़ टू बी प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज, यानी कि अगर आप देखो एग्रीकल्चर कर रहे हो या फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपकी चीज़ें बनेंगी और आपको सर्विसेज लेनी पड़ेगी, चाहे लेबर की फॉर्म में हो चाहे ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में हो, ठीक है। तो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यानी कि आपको 4 चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, जैसे मैंने आपको बताया था
कि अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर कर रहे हो या फिर आप फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो उसमें आपको सबसे पहला जो मेन फैक्टर होगा वो आपका लैंड होगा, ठीक है। यानी कि लैंड यानी कि आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर करते हो तो भी आपको, और फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हो या हाउस कंस्ट्रक्ट करते हो तो भी लैंड जो है आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अगर एग्रीकल्चर करते हो तो वाटर भी ज़रूरी है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हो तो आपको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉरेस्ट, जैसे कि बहुत सारी यूज़फुल प्रोडक्ट जो हैं आपके फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो क्या है कि लैंड के अलावा हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आप एस्टेब्लिश करते हो। देन उसके बाद है द सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, यानी कि आपने फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर ली। देन उसके बाद अगर आपके पास लेबर नहीं होंगे तो आप पूरा वर्क अकेले नहीं कर सकते। तो बच्चे सेकंड जो रिक्वायरमेंट होगी लेबर की होगी, यानी कि जो लेबर यानी कि जो वर्क करते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन भी दी थी, पीपल हु विल वर्क डू द वर्क, यानी कि जो पैसे के लिए वर्क करते हैं, पैसे मतलब पीपल हु विल डू द वर्क, यानी कि जो लोग काम करते हैं, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री में है या आपकी एग्रीकल्चर में है। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। देखिए अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं या आपकी जिसमें कि आपके जो वर्कर्स होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। उनमें जो है स्किल्ड यानी कि एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। कई दूसरी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिसमें कि कैन डू मैनुअल वर्क, जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन का काम करना है या वो है, तो उसमें आपके अनएजुकेटेड लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर आप लेबर की उसको हम करते हैं डिवाइड, तो आपके लेबर को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। एजुकेटेड जो है वो आपका जो है वो वर्कर्स की फॉर्म में ही काम करेंगे, लेकिन जो दूसरे होंगे वो अनएजुकेटेड वर्कर भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप लेबर देखते हो, जैसे कि हाउस कंस्ट्रक्ट होता है तो उसमें लेबर जो है वो वर्क करते हैं, वो अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं और आप हायर पोस्ट पे हैं तो आपके स्किल्ड वर्कर आपको बोला जाएगा, ठीक है। देन फर्स्ट था आपका बच्चे लैंड, देन सेकेंड इज लेबर। देन उसके बाद जो है हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब देखिए जैसे फिजिकल कैपिटल, अब इसको जो है मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ठीक है। देखिए टूल, मशीन, बिल्डिंग, ठीक है, यानी कि ये जो है आपके कैपिटल ये नॉन वर्किंग मतलब फिक्स्ड हैं। यानी कि देखिए टूल है आपने फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हो, मशीन है वो फैक्ट्री में एस्टेब्लिश की है, बिल्डिंग आपने बनाई है, दे कांट मूव, ये मूव नहीं कर सकते इनको, इसलिए हम इनको फिक्स बोलते हैं। टूल मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल सच एज ए फार्मर्स प्लगिंग एंड, मतलब आप जैसे कि एग्रीकल्चर में या आप इंडस्ट्री में जो भी टूल या मशीनरीज आप यूज़ कर रहे हो उनको हम फिक्स बोलेंगे, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे, मतलब वो आगे ग्रो नहीं कर सकते। अगर हम उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं तभी वो यूज़फुल होंगे, तो वो ये फिक्स्ड होंगे, ठीक है। देन उसके बाद है आपका वर्किंग का, अगर मैं बताती हूँ, देखिए रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, यानी कि रॉ मटेरियल का अगर आप देखिए जैसे कि वीट है, ठीक है, वीट अगर आपने एग्रीकल्चर से लिया, देन बीच में सेकेंडरी में आपने जो है वो उसका बिस्किट मेकिंग, देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट से आपके थ्रू वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या है कि रॉ मटेरियल जो है वो चेंज होता रहता है। पैसे का देखिए आप इस एग्जांपल से क्लियरली समझ जाएंगे। मनी का क्या है कि अगर आपने कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो मान लो आपने मनी लगाई, ठीक है, मैंने अपनी इंडस्ट्री में मान लो 1 करोड़ या 1 लाख या 10 लाख जो है वो इन्वेस्ट किए, तो बच्चे मनी क्या है कि भाई इंक्रीज़ भी हो सकती है, कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो रॉ मटेरियल और मनी इनको हम फिक्स कैपिटल नहीं कह सकते, ये जो है वो वर्किंग कैपिटल यानी कि कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है।
प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे मैंने आपको यार्न का बताया, धागे जो हैं, आप वीट का भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। और मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मनी तो हमेशा ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास मनी नहीं होगी तो आप एग्रीकल्चर हुआ चाहे इंडस्ट्री हुआ, आप कोई भी वर्क जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है, रॉ मटेरियल एंड मनी इज हैंड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। हमने पढ़ा रेट फॉर फिक्स कैपिटल, देन उसके बाद वर्किंग कैपिटल, यानी कि ये चेंज होते रहते हैं और फिक्स में जो है वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब इनकी तरह जो है ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बच्चे आपका आता है देयर इज़ ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यानी कि फोर्थ रिक्वायरमेंट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में क्या है कि देखिए आपके पास लैंड है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपके पास लैंड है लेकिन आप उस लैंड को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो लैंड आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी। यानी कि ह्यूमन बीइंग का माइंड, दिमाग जब तक उस चीज़ में नहीं लगता, वो टेक्नोलॉजी नहीं लगाता है, तो क्या है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो यूज़फुल नहीं होता है। तो बच्चे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपका ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो उसमें क्या है आपका लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल हमने पढ़े, एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज़ यूर सेल्फ और सेल इन द मार्केट, यानी कि ये सब चीज़ों को इस्तेमाल किया, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है कि आप जो प्रोडक्शन होगा आपका जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम मार्केट में सेल कर देते हैं। देन दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर का वीडियो सेंड किया है, उसमें भी आपने देखा होगा कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो किस तरह से नेसेसरी होता है, ठीक है। उसमें भी आप देख सकते हो बच्चे, देखो कि आपने ये इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रखी है, इसमें लैंड भी है, इसमें जो पिक्चर है इसमें लैंड है, लेबर है, फिक्स कैपिटल है जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद है आपका एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज बाय, यानी कि आप इसको देखो, हाँ बच्चे मैं आपको ये बताना भूल गई। अब जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसका ये कर सकते हो, जैसे कि फिक्स कैपिटल हो गया, मैंने मार्क कर रखा है, जैसे टूल, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन एवरी मैनी ईयर, दीज आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल। ये आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल है आपका, ठीक है, इसमें आप रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आप ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ ह्यूमन कैपिटल, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका है एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आप बच्चे 1 2 3 4 लाइन, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो बच्चे आप इस तरह से 1 मार्क के क्वेश्चन आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। देन उसके बाद है फार्मिंग इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर में फार्मिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है। देखिए लैंड इज़ फिक्स, आपको पता है कि हमारा जो लैंड है, अर्थ पे जो लैंड है वो फिक्स है, लेकिन उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको कितना बेनिफिशियल बना रहे हैं, कितना अपने लिए यूज़फुल बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड हैं, अब मैं आपको जैसे इस चैप्टर में बताऊंगी कि किस तरह से जो है लैंड को जो है वो सेम लैंड, पीस ऑफ लैंड को, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि किस तरह से उसको यूज़फुल बनाया जा सकता है, ठीक है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर। यू ऑलरेडी नोन दैट द फार्मिंग मीन एग्रीकल्चर इज़ द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन द पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि अपने जीने के लिए 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर, यानी कि या तो खुद के फार्म हैं, मतलब फील्ड है, लैंड है, या फिर वो एज ए वर्कर जो है वो दूसरों के लैंड में जो है वो वर्क करते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म, यानी कि ये सभी जो हैं वो मतलब फार्म में, यानी कि फील्ड में, आपके जो खेत हैं उनमें जो प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड है। देन उसके बाद बच्चे बट रिमेंबर देयर दैट देयर इज़ ए बेसिक कॉन्ट्रेंट्स इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन, लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा जो लैंड है, जैसे मैंने आपको बताया है कि लैंड जो है वो फिक्स है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको किस तरह से जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सकता है।
वो हम कर सकते हैं। सिंस 1960 पालमपुर में देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया, यानी कि कोई भी जो है एरिया एक्सपेंशन मतलब बढ़ाने का कोई भी सोर्स नहीं था 1960 में अगर देखा जाए तो पालमपुर में। देन उसके बाद आपका क्या था, कल्टीवेशन, ठीक है। बाय देन सम ऑफ वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड, यानी कि तो कुछ एरिया जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव में भी बहुत सारे ऐसी ज़मीन होती है जो मतलब क्या है कि भी खाली छोड़ दी जाती है, जो विलेज के लोग जो है इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या था कि पालमपुर में जो है इसी तरह से जो है जो खाली लैंड था, अनकल्टिवेटेड लैंड जो था, उसको कल्टीवेशन में चेंज किया गया था, ठीक है। दीज एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी कि कोई भी ऐसा स्कोप नहीं आ रहा था कि जो है वो लैंड को इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। देन उसके बाद जो है मैंने आपको ये बताई भी थी, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टर, जैसे मैंने आपको टर्म में लिख के भी दिया था कि हेक्टर से नापा जाता है। देन उसके बाद जो है लोकल यूनिट मैंने आपको बताई थी, बीघा गुंता जो है ये मैंने आपको बताई थी। 1 हेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वेयर, वन साइड मेजरिंग 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर को जो है मापा जाता है। तो आप ये आपकी मैथ्स के टर्म्स हैं, ये आपको पता होंगी कि जो है हेक्टर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। देन बच्चे इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है आपका इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, यानी कि देखो हमारे पास लैंड फिक्स है, हम उसको ना तो इंक्रीज़ कर सकते हैं ना ही इसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो बच्चे हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम सेम पीस ऑफ लैंड पे जो है वो एग्रीकल्चर मतलब कई मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगी चैप्टर की रीडिंग के साथ, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोइंग एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, यानी कि क्रॉप ग्रोइंग में फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल हैं, पालमपुर वुड रिसेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ यूपी। ये जो पालमपुर है ये आपका वेस्टर्न पार्ट जो है ना यूपी का, वहाँ पर जो है इसको बताया गया है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, यानी कि लैंड जो थी वो कोई भी जो है पालमपुर में खाली नहीं छोड़ी गई थी। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, यानी कि सभी लैंड को जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लिया गया था। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, रेनी सीज़न में जो है खारिफ फसल उगाई जाती थी। फार्मर ग्रो जवार एंड बाजरा, ठीक है, यानी कि इसका देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। रेनी सीज़न, खारिफ और कौन कौन सी क्रॉप, जवार एंड बाजरा। इसमें देखिए बच्चे 1 2 3 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दिस प्लांट आर यूज फॉर कैटल फीड, 4th क्वेश्चन बन जाएगा कि इनको जो है वो कैटल की फीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ, और इसके साथ साथ जो है वो पोटैटो जो कि ह्यूमन बीइंग का जो है मेन फूड आइटम है, आप भी जानते होंगे, इसको जो है अक्टूबर और दिसंबर में जो है वो ग्रो किया जाता है। इन द विंटर सीजन, सर्दी में राबी, मैंने आपको नोट्स में डाल चुकी हूँ मैं, बिल्कुल आपको ये आपको भी रिमाइंड होना चाहिए कि राबी और खारिफ फसल में जो क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद है फील्ड आर शॉन विद वीट, यानी कि राबी जो है वो आपकी वीट की जो है वो ग्रो की जाती है, ठीक है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन, यानी कि एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज, यानी कि जो फैमिली की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद जो सरप्लस प्रोडक्शन बचता है उसको वो मार्केट में सेल कर देते हैं रायगंज में, ठीक है। ए पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज़ आल्सो डिवोटेड टू द शुगर कैन, यानी कि शुगर कैन, गन्ना जिसको आप बोलते हो, गन्ना भी जो है एक पार्ट में ग्रो किया जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए आपका 2 क्रॉप सिस्टम हो गया, एक तरफ तो आपका जो है वीट हो रहा है, दूसरी तरफ आपका शुगर कैन हो रहा है सेम पीस ऑफ लैंड पे, तो आपका ये 2 क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। विच इज़ हार्वेस्टेड 1 एवरी ईयर, यानी कि पूरे साल में काटा जाता है। शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म एज ए जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर इन शाहपुर, जैगरी मतलब जैसे कि गुड़ बनाया जाता है, फिर उसको जो है वो शाहपुर में जो है वो व्यापारियों को बेच दिया जाता है, ठीक है। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ए ईयर पालमपुर इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। देखिए बच्चे ये एक टाइम में 3 क्रॉप को एक टाइम पे ही उगाना,
ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये आपका तभी पॉसिबल हो पाया है जब आपका इरिगेशन की फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल हुई है, ठीक है। और ये तभी हो पाया है कि इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली इन द पालमपुर, यानी कि पालमपुर में जब इलेक्ट्रिसिटी आई है, ठीक है। इट मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो जैसे पहले पर्शियन व्हील, ठीक है, पर्शियन व्हील से जो है वो जैसे रहट जिसको आप देसी भाषा में बोलते हैं, आप अपने दादाजी से या अपनी दादी जी से जो है ये कॉमन सी आप बात पूछ सकते हो, ठीक है, कि जो है ना पर्शियन व्हील से जो है वो इरिगेशन किया जाता था। एंड देन यूज़ द फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कि कुओं से पानी निकाला जाता था। देन उसके बाद छोटे छोटे खेतों को जो है पानी दिया जाता था। तो आप देखिए, अगर आप बाल्टी से पानी को खेतों को जो है वो सिंचाई कर रहे हैं तो आप कितना एरिया कवर कर पाओगे। तो ट्यूबवेल के आने से आपने देखे होंगे, सभी बच्चे नोन होंगे ट्यूबवेल से कि किस तरह से इसमें इरिगेशन में ईजिली होता है, ठीक है। पीपल saw दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ द लैंड मोर इफेक्टिवली, यानी कि ट्यूबवेल से आप कितना बड़ा एरिया जो है वो इरीगेट कर सकते हो। द फर्स्ट ट्यूबवेल वाज जो है सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो एस्टेब्लिश किया था आपका, गवर्नमेंट ने जो है मैंने बताया था जैसे आपको, वो एस्टेब्लिश किया था। दैन उसके बाद जो है फार्मर स्टार्टिंग सेटिंग अप प्राइवेट, लोगों ने जो है वो फिर धीरे धीरे फार्मर्स ने, उनके पास पैसा होता चला गया सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से, और उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल जो है वो एस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए थे। देन उसके बाद एज ए रिजल्ट बाय मिड 1917 एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ, मतलब इतना एरिया जो है इन्होंने जो है वो इरिगेट किया था। तो देखिए, जब अगर आपकी क्रॉप को ईजिली वाटर अवेलेबल होगा तो आपकी क्रॉप भी जल्दी ही ग्रो होगी, ठीक है। देन उसके बाद है आपका टू ग्रो मोर देन, अच्छा आपका देखिए, अब आपकी मैं डेफिनेशन बताती हूँ। एक क्वेश्चन ये भी आएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक सेम पीस ऑफ लैंड पे कई जो है वो क्रॉप ग्रो करना, ठीक है। ये आपका कहलाएगा वन क्रॉप, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, यानी कि एक क्रॉप से ज़्यादा ग्रो करना सेम पीस ऑफ लैंड पे ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में, वो आपका मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहलाएगा। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग, ये सबसे मेन मेथड है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, इन गिवन पीस ऑफ लैंड पे, ठीक है। ये मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का क्वेश्चन। देन उसके बाद व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ द मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, तो आप ये इसका आंसर दे सकते हो। ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो ऑलमोस्ट 2 मेन क्रॉप, दो क्रॉप तो सभी अपने उसमें ग्रो करते हैं। मैनी वर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप, यानी कि थर्ड क्रॉप भी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वीट हो गया, शुगर कैन हो गया, देन उसके बाद पोटैटोज़ भी हो गया। तो ये 3 आप जो है सेम पीस ऑफ लैंड पे जो है वो ग्रो कर सकते हो, और ये आपका 15 से 20 ईयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद बच्चे है आपका You have seen that one way of increasing production from the same piece of land is the multiple cropping, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है वो मेन है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का। द अदर वे टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के अलावा व्हाट वाज द अनदर मेथड टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, तो आप ये आंसर दोगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड। फर्स्ट आप मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, देन उसके बाद आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड आप दोगे, ठीक है। तो इसमें बच्चे आपको मैं बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या होगा, फॉर हायर यील्ड, yield is measure as crop production in the given piece of land during a single season। yield मतलब कि भी कितना आपने पूरे सीजन में जो है वो ग्रो किया है सेम पीस ऑफ लैंड पे, ठीक है। टिल द मिड 19, अच्छा अब ये जो टॉपिक है ये है आपका इम्पॉर्टेंट कि भाई अब इसको ध्यान से देखना। टिल द मिड 1960, यानी कि 1960 का जो मिड था, शीड यूज़ एंड कल्टीवेशन वाज ट्रेडिशनल वन विद रिलेटिवली लो यील्ड, यानी कि इसका मीनिंग है कि जो पहले जो वीट की जो वैरायटी यूज़ की जाती थी ना, वो बहुत ही ट्रेडिशनल थी, यानी कि बहुत ही पुराने तरीके से बनाई जा, मतलब पुराने तरीक़ों की यूज़ किए जाते थे। शीड, ट्रेडिशनल शीड नीडेड लेस इरिगेशन, जो पुराने जो शीड थे, ठीक है, उनको जो है इरिगेशन की, सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी।
फार्मर जो है वो काऊ डग यानी कि जैसे एनिमल्स का जो डग होता है, और दूसरे जो मैन्योर होते हैं नेचुरल, उनको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते थे। यानी कि ये टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती थी पालमपुर में। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय दैम, यानी कि जो इनको खरीद नहीं सकते थे उनके लिए ये जो सिस्टम बेस्ट था। जैसे कि नई नई जो चीज़ें नहीं खरीद सकते थे, जिनके पास मनी अवेलेबल नहीं थी। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका, जिसको हिंदी में हरित क्रांति बोला जाता है, ये आपका जो इसका टाइम पीरियड है ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो आपका 1960s है। ठीक है, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, इसमें भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द विलेज फार्मर्स ऑफ यूज्ड द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर, कि जो ट्रेडिशनल मेथड वो यूज़ कर रहे थे। देन व्हाट द टाइम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम पीरियड, उसमें आप दे सकते हो 1960s। ठीक है, इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी। देखिए बच्चे, मैंने आपको HYV शीट्स बार बार आपको बताया है कि ये वैरायटी जो होती है इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये व्हीट की वैरायटी होती है, व्हीट गेहूं की। ठीक है, तो बच्चे आपका क्या है कि इंडियन फार्मर्स ने जो है इस वैरायटी को यूज़ किया कंपेयर टू द ट्रेडिशनल शीट। जो पहले के ट्रेडिशनल शीट्स थे उनके कंपैरिजन में आपका जो है अमाउंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। एज ए रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड पे वुड न्यू प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन वाज पॉसिबल अर्लियर। पहले की बजाय प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। HYV शीट्स हाउएवर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर। HYV शीट्स को, अब इसके जो बेनिफिट थे उसके अलावा जो हार्मफुल इफ़ेक्ट थे वो क्या थे कि इसको इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया गया। देन उसके बाद जो है पेस्टिसाइड को यूज़ किया गया। हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फॉर्म ए कम्बिनेशन ऑफ, यानी कि तभी पॉसिबल है जब HYV शीट्स को यूज़ किया जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाएँ, पेस्टिसाइड। अच्छा बच्चे, ये सभी जो पॉइंट हैं आपके, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आते हैं। ठीक है, आप इनको मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फार्मर्स ऑफ पंजाब। अच्छा, जब सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट किया गया था, वो था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो आपका पंजाब, हरियाणा और यूपी, इनमें जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंडिया में। द फार्मर इन दिस रीजन सेटअप, उन्होंने ट्यूबवेल यूज़ किए थे इरीगेशन के लिए, HYV शीट्स इस्तेमाल की थी, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए थे, और पेस्टिसाइड्स जो है वो फार्मिंग में यूज़ किए थे। ठीक है, सम ऑफ दैम बॉट फ्रॉम मशीनरी, उन्होंने मशीनरीज़ को भी यूज़ किया था, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, प्लगिंग के लिए जो है वो हार्वेस्टिंग फास्ट जो है उन्होंने की थी। दे वर रिवाइड वेरी हाई यील्ड ऑफ वीट, यानी कि इन्होंने बहुत सारी वेराइटीज़ को जो है वीट का जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया था। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन, आप देखिए प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हो गया था। ये आपकी पहले वाली जो रेशो थी, ठीक है, यानी कि 1300 किलोग्राम पर हेक्टर। अब वो इंक्रीज़ कितनी हुई, 3200 किलोग्राम पर हेक्टर, यानी कि अप्रॉक्स डबल ही हो गई थी। देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में मतलब जितना उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के लिए, विलेज की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो सरप्लस प्रोडक्शन था उसको मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया था। देन उसके बाद आपका आता है विल द लैंड सस्टेन, यानी कि जो लैंड है उसके मतलब अब मैं आपको इसमें लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इट्स यूज़, यानी कि इसको हम बड़े ही नेसेसरी, जैसे कि आप नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सभी को आप जो है केयरफुली यूज़ करते हो, तो इसी तरह से जो है वो हमें सॉइल को भी जो है वो नेचुरल तरीके से जो है वो यूज़ मतलब सही तरह से उसका बेनिफिट हो सके, इस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फार्मिंग मेथड हैज़ इन मैनी एरियाज़। अब देखिए बच्चे, जो आपको मैंने पीछे बताया था उसमें अब आपको जैसे क्वेश्चन बनेगा एडवांटेजेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, वो आप बताओगे कि कितना प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ था, किस किस चीज़ को यूज़ किया गया था,
देन उसके बाद जो हम बात करेंगे वो है आपकी डिसएडवांटेजेस की। आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या नुकसान हैं। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए इन मैनी एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि अब देखिए जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा केमिकल यूज़ होंगे तो सॉइल फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ ड्यू टू इंक्रीज, मतलब ज़्यादा यूज़ करने से केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह से तो सॉइल फर्टिलिटी लॉस होती है। देन उसके बाद अगर हम कंटिन्यूस ग्राउंड वाटर को यूज़ करेंगे ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन के लिए तो वाटर लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। देन उसके बाद इन्वायरमेंट रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, इनमें जो है वो बहुत टाइम में लगता है। जैसे कि आपकी सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है वो आपका जूम कल्टीवेशन किया जाता था। ठीक है, ग्राउंड वाटर को वो करने के लिए जो है वो बहुत मतलब टाइम पीरियड लग जाता है इनको मेंटेन करने के लिए। तो इसको मतलब इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट ये हैं कि भी ज़्यादा जो है इरिगेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, दैन उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। तो बच्चे ये था आपका यहाँ तक। देन उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन की रिवीजन करवाऊँगी। देन उसके बाद चैप्टर की कंटिन्यूटी में आपको मतलब कंटिन्यूटी में रीड करवाऊंगी। तो बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, और किस तरह से आप चैप्टर की रीडिंग लेंगे। अब इसके बाद शायद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप पहले की वीडियो देखिए, आप चैप्टर रीड कीजिए और साथ साथ में जैसे आप मैं बताती जा रही हूँ आप इस तरह से भी चैप्टर रीड करेंगे तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ईजिली जो है वो आपके कवर हो जाएंगे और आप कितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो बना सकते हो। तो आपको ये जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बुक रीडिंग ज़रूरी है। चैप्टर को अगर मतलब आपको पेपर अगर अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर प्लस आप प्लस वीडियो में जो मैंने पॉइंट डाले हैं, ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या नाम है ये जो आपके जो चैप्टर रीडिंग की है आज मैंने जो क्वेश्चन बताए, इसके अलावा बहुत सारे आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसी का कंटिन्यूटी में वो मैं आपको जो है वो उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगी। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करवा के देन उसके बाद चैप्टर की रीडिंग कंटिन्यू करवाऊंगी मैं।